हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले पीजीसीएल का जो वो डिप्लोमा ट्रेनी NR1 दैट मीन्स नॉर्दर्न वन रीजन का जो पेपर हुआ था 17/12/2020 दैट मीन्स अभी भी रिसेंटली जो दिसंबर में 17 तारीख को 2020 में पेपर हुआ था NR1 रीजन का डिप्लोमा ट्रेन इलेक्ट्रिकल का। उसके हम लोग फर्स्ट 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए उसमें 120 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल के पूछे जाते और 50 आपके नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे जाते। आज हम लोग मेनली फर्स्ट 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। हमने एक ही सेशन में 120 क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस नहीं किए क्योंकि आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूँ और आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझा सकूँ, क्योंकि पीजीसीएल में ये जो इस बार जो क्वेश्चन पूछे थे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे थे गाइस, इसलिए आपको इसको देखना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और जो स्टूडेंट DFCCL और RSCB AG और बाकी सारे एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें उनको भी ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी अलग अलग यूनिक लेवल के क्वेश्चंस इन्होंने पूछे थे। अभी रिसेंटली पेपर हुआ था दिसंबर में। ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। साथ साथ मैं बता दूं गाइस, इस क्वेश्चन का आपको 20 जो नॉन टेक्निकल के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका हमने एक सेशन ऑलरेडी हमारे चैनल कोचिफाई पे अपलोड करा दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी मैं बता दूं आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। ठीक है, एक ईजी डूइंग ये हमें क्वेश्चन नहीं लगे, क्योंकि जिस तरीके से लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। इसलिए हमने जो 20 क्वेश्चन जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, सिर्फ कॉन्ट्स के जो क्वेश्चन है एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किए एक सेशन में। काफ़ी डिटेल है और हमने किस तरीके से अप्रोच किया जाए आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उसमें भी हमने डिस्कस किया। देखिए गाइस, ये जो सेशन से आपको देखना है इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि अभी रिसेंट का पेपर हुआ है और जो भी स्टूडेंट्स इस साल पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो रिक्रूटमेंट आई है अभी 30 पोस्ट जिसमें हमें देखने को मिली अभी। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो उसके लिए फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी रिसेंट हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर हो चुका है। और मैं आपको बता दूं उसके पहले के अगर दैट मीन्स 2018-2019 के पेपर आपको डिस्कस करने होंगे तो इसकी जो प्लेलिस्ट है ये हमारा सेशन नंबर 1 हालांकि हमने मेंशन करके रखा है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बता दूंगा आपको, वो जाके देखेगा। और साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर जो थे हम 2020 के लिए दैट मीन्स जो ये पेपर आने वाला था उसके पहले हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ शुरू कर दी थी। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसको मिला था सीरीज़ को। ये भी हमने सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड करा के रखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए। ये सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उसको जाके देखेगा आफ्टर दिस सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन। अ फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट अ डैश ऑफ अ साइनोसॉइड। दैट मीन्स एक साइनोसॉइड जो रहता है, साइनोसॉइड हम लोग किसको कहते हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को साइनोसॉइड। ठीक है, एक फेजर क्या रहता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है जिसमें हमारे पास क्या रहता है? एक एम्पलीट्यूड रहता है और उसका फेज रहता है। ये हम लोग कुछ इस तरीके से देखते हैं। देखिए आर एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, या फिर हम इसको फाई भी कह सकते हैं। आर क्या हो गया? इसका रेड आई हो गया। सर्कल डायग्राम में अगर हम डिस्कस करें तो आर ही हुआ हमारा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, और फाई दैट मीन्स ये थीटा या फिर हम लोग इसको फाई कह सकते हैं, या बट यहाँ पे हमारे पास फाई मेंशनड है तो फाई क्या होगा? ये हमारा फेज है। ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्स फेजर में मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सी क्वांटिटी की वजह से कॉम्प्लेक्स फेजर हमारा रिप्रेजेंट होता है? वो होता है हमारा ड्यू टू इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर। इसके कारण हमारा जो फेज एंगल है ये हमारा इंट्रोड्यूस होता है। एक तो सर्किट लीडिंग रहता है, या एक तो सर्किट हमारा कैपेसिटिव रहता है, या फिर हमारा इंडक्टिव सर्किट रहता है। इस तरीके से ये फेजर रहता है। ठीक है, फेजर हमारा बना रहा है। इट कैन बी अ वोल्टेज और इट कैन बी अ करंट। ठीक है, इसमें हमारा एम्पलीट्यूड रहता है और एक फेज एंगल रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द ISI इन अ बिल्डिंग द इल्यूमिनेशन लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ किचन इज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, यहाँ पे किचन में हमारा कितना इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए? इल्यूमिनेशन लेवल हम लोग किस में मेजर करते हैं गाइस? ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर में हम लोग इल्यूमिनेशन को मेजर करते हैं। और इसके अलग अलग जगह के लिए अलग अलग इल्यूमिनेशन के लेवल की रहती है। जैसे कि मान लो आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हो, प्रूफ रीडिंग के लिए हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन लगता है, आपको पता होगा। म्यूजियम्स में कितना लगता है, बेडरूम्स में आपका, और वेटिंग रूम में कितना होना चाहिए। उसी तरीके से किचन में आपको अराउंड 200 लक्स का इल्यूमिनेशन लगता है। दैट मीन्स जो आप बल्ब लगाओगे तो वहाँ पे उसका मिनिमम जो इल्यूमिनेशन होना चाहिए वो 200 लक्स होना चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग करते ऐसे अगर हम लोग डिस्कस करते कि पब्लिक एरिया हो गया उसमें हमारे पास 20 से लेके 50 तक लगता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल, रेलवे यार्ड, प्लेटफॉर्म्स पे पास 5 to 10 ठीक है लक्स का हमें यहाँ पे इल्यूमिनेशन लगता है। इस तरीके से इसके वैरी होती है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, एक हमारा सर्किट है जिसमें हमारे पास में वोल्टेज और करंट के वैल्यूज हमारे पास गिवन है। V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 और I का वैल्यू गिवन है 10 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम 5 दैट मीन्स क्या है? ठीक है, ये हमारा 30 डिग्री का है। कुछ एक सर्टन डिग्री से वो
डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। हमें पावर कंज्यूम कितना हुआ सर्किट में हमें क्वेश्चन में पूछा गया। मैंने आपको एक सेशन हमने लिया था, उसमें हमने डिस्कस किया था, हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक सर्किट है हमारे पास में, वोल्टेज का फिगर गिवन है 10 sin ऑफ ओमेगा प्लस 30 डिग्री, ठीक है। करंट का वैल्यू कितना गिवन है 10 sin ऑफ ओमेगा माइनस 30 डिग्री। अभी अगर हम लोग एक सर्कल इस डिग्रीज को अगर हम लोग फेजर प्लेन में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो 30 डिग्री कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वोल्टेज का फेजर आ जाएगा। और 30 डिग्री -30, देखिए ये हो गया हमारा +30 डिग्री, ठीक है। और -30 डिग्री कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। इन टोटल इनका कितना डिग्री हो जाएगा, इनका टोटल डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री गाइस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोगों को पावर कैलकुलेट करना है, पावर कितना कंज्यूम हुआ है सर्किट में, तो हम लोग इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, P = VI cos ऑफ फाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, देखिए मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ, ठीक है। ये जो 10 वैल्यू गिवन है और यहाँ पे करंट का वैल्यू 10 गिवन है, ये होता है हमारा IM और ये हो गया हमारा VM रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गिवन है, ठीक है। ये इसका इक्वेशन ही रहता है हालांकि। तो ये जो हमारा VI cos फाई रहता है, ये हमारे RMS वैल्यूज़ में रहता है। तो हम लोग अगर हमारे पास 10 है तो इसको हम लोग RMS में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग √2 से डिवाइड कर देंगे। करंट का वैल्यू कितना गिवन है हमारे पास में, ठीक है, 10 है, इसको हम लोग √2 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ फाई। अब हमारे पास cos ऑफ फाई का वैल्यू आ जाता है 60 डिग्री, ठीक है। cos ऑफ फाई का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स नॉट अ cos ऑफ फाई का है, सिर्फ फाई का। ये जो फाई है हमारे पास में ये 60 डिग्री का है, दैट मीन्स हमारा cos ऑफ फाई कितना हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री। अब आपको काफ़ी बार हमें कन्फ्यूजन आता है कि सर ये cos फाई किस तरीके से निकाले आसानी से। हम लोग चुटके में इसको निकाल सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, ठीक है। मैंने आपको बता दी cos फाई के लिए हमने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा वो सेशन जाके देखा होगा, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स रहती है। शॉर्ट लाइन के लिए 1/2, मीडियम के लिए √2/2, लॉन्ग के लिए √3/2, ठीक है। ये आपको काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा लग रहा होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ एक सेशन है हमारा, ठीक है। हम लोग इसका पहले तो सबसे पहले तो इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते। ये 2 देखिए 10 × 10 100, √2 × √2 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1/2 का वैल्यू होता है, तब 52 यहाँ पे 50 आ जाएगा और 2 1 2 और 2 25 दैट मीन्स 25 वाट हमारा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। इसी के लिए मैंने एक चुटकियों में निकाले sin 30 cos 120 डिग्री की जो वैल्यू का एक सेशन है, हमने ये ऑलरेडी अपलोड करा दिया। इसमें आपको इस तरीके से जो वैल्यूज़ पूछे थे, जैसे अभी हमारे पास में cos 30 डिग्री का था, cos ऑफ 60 डिग्री का था, ये हमें फिर किस तरीके से आसानी से निकालना है, इसके लिए मैंने सेशन अपलोड करा के रखा है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा। देखिए गाइज, आपको एक मार्क जो एक क्वेश्चन आपको कलेक्ट करने रहते हैं एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन लेने के लिए। गाइज मैं बता दूँ काफ़ी सीरियस होकर आपको पढ़ाई करनी रहती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। मुझे बताओ, अगर आपको फॉर्मूला पता है, सिर्फ आपको इतना नहीं आ रहा कि sin ऑफ 300 या फिर cos ऑफ 90 डिग्री, ये अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते हालांकि, ठीक है, ये नहीं आ रहे होंगे, या फिर इसमें आप काफ़ी स्टूडेंट जो है ये टेबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टेबल में भी काफ़ी बार गलती हो जाती है। देखिए 1/2 को आपने √3/2 कर दिया और आंसर गलत कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन भी वो गिवन रहता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको एक टेक्निक बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, इसको जाके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारे पास, सिंक्रोनस जनरेटर आर इनवेरिएबली। सिंक्रोनस जनरेटर जो है वो इनवेरिएबल, दैट मीन स्टैंडर्ड, उसका नोटेशन क्या रहता है, स्टैंडर्ड क्या रहता है, वो हमारे 3 फेज स्टार कनेक्टेड डिवाइस रहते हैं, वो 3 फेज स्टार कनेक्टेड मशीन्स रहते हैं। अब इसके 3 फेज स्टार कनेक्टेड होने का भी कुछ कारण होगा गाइस, ठीक है, तभी तो जाके वो सिंक्रोनस जनरेटर हमारे 3 फेज स्टार कनेक्शन में हमारे पास में बने रहते हैं, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे न्यूट्रल भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये हो गया RYB। अब इसका कारण क्या होता है कि इसके कारण हमारा टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ये एक उसमें से एक कारण है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड रहते हैं हमारे मशीन, ऑल सिंक्रोनस जनरेटर, ओके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a 460 volt series motor runs at a 500 rpm taking a current of 40 amperes. Calculate the percentage change in the torque if the load changed to that so that the motor takes current of 30 ampere. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा है, सीरीज मोटर पे है, ठीक है। एक सीरीज मोटर है हमारे पास में, वो 500 rpm पे रन हो रही है। वो कितना करंट ले रही है, मान लो फर्स्ट करंट जो है हमारा वो है हमारा I1 40 एम्पियर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट करंट है I2 वो है हमारा जो नेक्स्ट करंट है 30 एम्पियर का, ठीक है। कुछ हमारा लोड चेंज हुआ, ठीक है, हमें परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है। चेंज कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन टॉर्क। तो टॉर्क में कितना फ़र्क आएगा,
पहले वाले और आखिरी वाले में जो डिफरेंस रहेगा उसका परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। अगर हमारा लोड चेंज किया जाता है कि मोटर 30 एम्पीयर का करंट ले रही है, 30 एम्पीयर का, इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सीरीज़ मोटर के लिए जो हमारा टॉर्क रहता है, ठीक है, वो डायरेक्ट देखिए होता क्या है, जो फ्लक्सेस रहते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल रहते हैं, आर्मेचर करंट पे, ठीक है। और आपका जो इसी के कारण क्या होता है, टॉर्क जो है, ठीक है, फ्लक्सेस और करंट पे बोथ पे डिपेंड करते हैं, तो हमारा टॉर्क का इक्वेशन आता है IA², ये आप ध्यान में रखिए। दैट मीन्स टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ सीरीज मोटर, ठीक है। तो हमारे जो T1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, 40²। हमारा T2 जो है, हमारा नेक्स्ट टॉर्क है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 30² से, ठीक है। तो हमारा T2/T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9/16। आपको इसको रिड्यूस भी कर सकते हो अल्टीमेटली। तो परसेंटेज चेंज जो आएगा जो टॉर्क में, इट विल बी इक्वल्स टू T1 माइनस T2, जो हमारा पहला था, माइनस फाइनल अपॉन फर्स्ट इंटू 100। इसको हम लोग यहाँ पे वर्टिकल यहाँ पे सॉल्व कर लेते कॉर्नर में। तो यहाँ पे हमारे पास पहला कितना था, 16 माइनस यहाँ पे 9 था, अपॉन हमारे पास 16 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/16 इंटू 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में 43.75%, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। अभी हमने क्वेश्चन में क्या निकाला कि हमें चेंज इन परसेंटेज निकालना था टॉर्क का, अगर वो लोड चेंज हो जाता है उस मोटर का और वो मोटर जो है 30 एम्पीयर का करंट लेने लगती है, तो ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन उन्होंने PGCL ने पूछे थे, तो ध्यान में रखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल के लिए, मैं बताना चाहता हूँ 30 वैकेंसी से सिर्फ, अगर मान के चलते हो तो ये सिर्फ है, और मान के चलते हो 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये तो काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए। तो ध्यान में रखिएगा, इस वैकेंसी को ना देखते हुए आप आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करिएगा, आप आसानी से इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट टू अ टाइप 1 सिस्टम इज। जो स्टेडी स्टेट एरर आता है हमारा, ठीक है, ड्यू टू यूनिट स्टेप इनपुट फॉर अ टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर आता है वो हमारा 0 रहता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके लिए मैंने एक चार्ट मेंशन करके रखा है, कंट्रोल सिस्टम का इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इनपुट हमारा टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2 के लिए, ठीक है। यूनिट स्टेप के लिए क्या रहता है, टाइप 0 सिस्टम के लिए 1/1 + KP। अब ये KP क्या होता है, ये पोजीशन एरर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। KP का जो वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1/1 + ये KP, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये पोजीशन एरर कांस्टेंट है। KV जो होता है हमारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट होता है, ये हमारा S टाइम्स ऑफ GS रहता है, ठीक है, वेलोसिटी। और KA जो होता है ये एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट रहता है। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट S टेंड्स टू 0 S², G ऑफ S, ठीक है। तो ये जो चार्ट है उसमें मैंने मेंशन करके रखा था। यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर किसका पूछा गया था, ड्यू टू यूनिट स्टेप, ठीक है, ये ड्यू टू यूनिट स्टेप फॉर अ टाइप 1, तो ये हमारा 0 रहता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। ये चार्ट प्रिपेयर करके जाइए, अगर इस साल पूछा गया तो इसमें से एक क्वेश्चन 100% पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज लेवल इज अ वैलिड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, हालांकि काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं। इसमें से कौन सा सेकेंडरी वोल्टेज रहता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, काफ़ी सिंपल है। एक तो हमारा 415 वोल्ट रहता है 3 फेज का, या फिर जो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 240 वोल्ट्स का रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पे काफ़ी बार 230 भी रहता है, तो ठीक है, 440, 230 ये भी हमारे पास वैल्यूज गिवन रह सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। देखिए, जो पावर फ्लो होता है हमारा फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर, इसमें जो वोल्टेज वैल्यूज गिवन रहती है ये आपको ध्यान में रखना। जैसे जनरेटिंग स्टेशन में जनरेशन कितने वोल्टेज पे हो रहा है, 11 kV पे। इस 11 kV से इसको स्टेप अप किया गया, स्टेप अप कितने वोल्टेज पे, 750, ठीक है। देखिए 11 kV टू 750 है, दैट मीन्स 400, या फिर हम लोग 220 kV तक इसको देखिए, 11 kV टू 750, 400 या फिर 220 kV तक स्टेप अप होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे एक सबस्टेशन को जाता है 220 kV प्राइमरी ट्रांसमिशन में, फिर हमारे पास में उसका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, वो आता है हमारा 220/66 या फिर 33 kV पे। देन फर्दर हमारा जो 66 kV ट्रांसमिशन सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है वो 66/33 या फिर 11 kV पे होता है। देन नेक्स्ट हमारा जो होता है ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और देन हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ही यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ठीक है। ये हमारा 415 वोल्ट या फिर हम लोग सिंगल फेज में 240 वोल्ट के लिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. अ ट्रैवलिंग वेव 400/1/50 मीन्स अ क्रेस्ट वैल्यू ऑफ. क्रेस्ट वैल्यू ऑफ, देखिए एक जो ट्रैवलिंग वेव फ्रंट का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है ये कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है, we'll have to erase this. ओके, अब देखिए यहाँ पे इसमें जो 400 का वैल्यू रहता है, ये 400 का वैल्यू है, ये हमारा केवी का राइज टाइम है. ठीक है, 400 केवी का वोल्टेज है. ठीक, दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. ध्यान में रखिएगा. दैट मीन्स ये क्या है, 400 जो है हमारे 400 केवी का वैल्यू गिवन है. राइज टाइम कितना है इसका, जो 1 है सेकंड, ये हमारा 1 माइक्रो सेकंड का है. और 50 जो है ये हमारा फॉल टाइम है 50 माइक्रो सेकंड्स का. ठीक है, ये हो गया हमारी इसकी क्रेस्ट. ठीक है, और ये हो गया हमारा इसका टेल. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहता है और वाई एक्सिस में हमारा मैग्नीट्यूड. ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, तो ट्रैवलिंग वेव ऑफ 400/1/50 मीन्स अ क्रेस्ट वैल्यू ऑफ 400 की भी. क्रेस्ट वैल्यू कितना है इसका मैग्नीट्यूड का, 400 की भी. राइज टाइम कितना है इसका, राइज टाइम कितना टोटल. ठीक है, ये हमारा 1 माइक्रो सेकंड्स का. और फॉल टाइम जो है, ठीक है, जो फॉल टाइम है ये हमारा 50 माइक्रो सेकंड्स का. तो ये बात ध्यान में रखनी होगी. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. इफ v of t is equals to 12 cos of 50t plus 10 डिग्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ साइनोसाइडल वोल्टेज. हमने काफ़ी बार डिस्कस किया. तो इसमें से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको पता करना है. तो मैंने आपको बताया था Vm, ये वैल्यू रहेगा यहाँ पे 12 का. ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था. जिन स्टूडेंट्स को इसका इक्वेशन पता है, ठीक है, उन स्टूडेंट्स को ये काफ़ी आसानी जाएगी इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. डैश कंडक्टर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर इंडोर एंड आउटडोर वायर्स है ना केबल्स. इसमें से कौन से कंडक्टर्स जो है हम लोग इंडोर और आउटडोर वायर्स के लिए यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. दैट मीन्स एनालिट कॉपर जो है ये कुछ इस तरीके से इमेज में आप देख रहे हो, ये हम लोग इंडोर और आउटडोर वायर्स के लिए जो डोमेस्टिक व कंडक्टर्स रहते हैं इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस रिवील्स द टोपोलॉजी ऑफ अ पावर सिस्टम नेटवर्क. इसमें से कौन सी मैट्रिक्स जो है रिवील करती है हमारी टोपोलॉजी ऑफ अ पावर सिस्टम नेटवर्क. तो वो है हमारी बस इंसिडेंस मैट्रिक्स. ठीक है, बस इंसिडेंस मैट्रिक्स, नॉट इम्पिडेंस. ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फॉर एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम. एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का यही एक रहता है कि इसमें जो यहाँ पे फीडबैक हमें लगा रहता है ये एब्सेंट रहता है. ये क्योंकि हमारा क्लोज लूप में रहता है तो ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे नहीं रहती. ठीक है, इट हैज़ अ फीडबैक एलिमेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा. दैट मीन्स ये इसका पार्ट नहीं रहता ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का. ये हमारे इजी टू मेंटेन सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड लेस एक्सपेंसिव रहती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट ही नहीं, फीडबैक नहीं है, हमारे पास कोई ट्रांसड्यूसर नहीं. जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है. ठीक है, बस बट वो आउटपुट के अकॉर्डिंग हमारा फिर से इनपुट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कोई फीडबैक पाथ ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, हमें एसएससी जेईई में भी काफ़ी बार ये देखने को मिला क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर 132 kV सबस्टेशन इज. 132 kV सबस्टेशन के लिए कितनी लैंड की हमें रिक्वायरमेंट रहती है. तो वो 132 के लिए रहते हैं हमारे पास में 10 एकर्स की. ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. अब अगर हमारे पास में इस साल 400 kV पूछा गया तो 50 एकड़ मार्क करके आना है आपको. 200 पूछा गया तो 25 एकर्स. ठीक है, 132 पूछा गया तो 10 एकर्स. ये इंपॉर्टेंट चार्ट है आपके लिए, मैंने स्पेसिफिकली मेंशन करके रखा है सो दैट आप इसके जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं तो वो भी आप ध्यान में रख सको. ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. Peak value of a fundamental component of a MMF produced by N-turn coil carrying a 1 ampere current is. पीक वैल्यू हमें पूछी गई फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स की जो हमारी फंडामेंटल कंपोनेंट एन टर्न कॉइल के लिए कितना रहेगा अगर वो 1 एम्पियर करंट का पास ऑन कर रहा है. तो वो रहेगा हमारा 2/π × n. ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द टर्म कंट्रोल सिस्टम मीन्स दैट. कंट्रोल सिस्टम मीन्स क्या होता है, ये हमारे टर्म, ये इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अ सिस्टम विद अ प्रोविजन फॉर कंट्रोलिंग द रिस्पॉन्स. हमारे सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है उसको हम लोग किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, अगर हमारे पास में ऐसे प्रोविजन है तो उसी को हम लोग कहते हैं कंट्रोल सिस्टम. देखिए, कंट्रोल सिस्टम का एक बेसिक आपको फंक्शन बताता है, वो ये हमारा एयर कंडीशनिंग यूनिट, एयर कंडीशनिंग यूनिट, या फिर अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर कंसिडर कर सकते हैं. इसमें अगर हम लोग कोई गुड्स रखते हैं, ठीक है, या फिर हमारे उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो
कांस्टेंट मेंटेन रहता है, ठीक है, एक सर्टन डिग्री पे, ठीक है, इसका टेम्परेचर मेंटेन। अभी इसका टेम्परेचर अगर ये ओपन लूप रहता तो नहीं मेंटेन किया रहता, ठीक है। तो इसमें क्लोज लूप, ओपन लूप, क्लोज लूप हम सिस्टम इसमें लगाते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर से इसका जो टेम्परेचर है ये हम लोग कॉन्स्टेंटली मेजर करते हैं, और ये हम लोग फीडबैक पाते हैं कि हमारे कंट्रोलर को इसका टेम्परेचर एक तो घटाते हैं या फिर हम लोग उसको इंक्रीज करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है इसमें हमारे पास प्रोविजन रहती है कि हमारे रिस्पॉन्स को है, ठीक है, जो रिस्पॉन्स है दैट मीन्स रिस्पॉन्स क्या हो रहा है इसमें, हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स इसका, ये हम लोग इसको कंट्रोल कर सके। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। फाइंड द मीडियन, देखिए काफ़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिला। मीडियन पूछा गया, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा सेट, ठीक है। अगर हमारे पास में ये नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे सैम्पल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 है। अगर हमारे पास में एंड ऑड रहता था, ठीक है, तो डायरेक्टली इसका सेंट्रल वैल्यू हम लोग ले लेते थे, बट मीडियन यहाँ पे हमारे पास में 8 नंबर ऑफ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग जो बीच के दो है इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स 8 + 12, ठीक है, इसका हम लोग डिवाइड कर बाय 2 करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी 10। 10 जो होगा इसका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपल फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत गई थी, हालांकि हमने भी इसको क्रॉस चेक करके रखा है। जो अगर आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है, इस पेपर का, तो जो रिपल फैक्टर वहाँ पे गिवन है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो हमारा 0.48 गिवन है, हालांकि ये गलत है। हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर रहता है वो रहता है हमारा 1.21। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। वहाँ पे मेंशन क्या है 0.48, जो कि गलत है, ठीक है। 1.21 जो है हमारा हाफ वेव का रिपल फैक्टर आता है। ये जो है 0.48 ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का है, फुल वेव ब्रिज का फुल वेव रेक्टिफायर का है, और उसको हम लोग सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का भी यही वैल्यू है रिपल फैक्टर। अगर हाफ वेव पूछा गया तो 1.21 आता है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरीके से फॉर्म फैक्टर भी ध्यान में रखना होगा। हाफ वेव का फॉर्म फैक्टर कितना रहता है 1.57, अगर फुल वेव का पूछा गया तो वो रहता है हमारा 1.11, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट कवर्ड अंडर द इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इसमें से कौन सी प्रोसेस जो है एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलाइसिस की ये कवर नहीं की जाती है हमारे इलेक्ट्रो डिपोजिशन में, तो वो है हमारा इलेक्ट्रो पॉलिशिंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इलेक्ट्रो पॉलिशिंग ये कैसे हमारी टर्म है जो कि कवर नहीं की जाती हमारे इलेक्ट्रो डिपोजिशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लो मीटर विच कैन नॉट मेजर द बाय डायरेक्शनल फ्लो इज। कौन सा ऐसा फ्लो मीटर जो हमारे बाय डायरेक्शनल फ्लो को मेजर नहीं कर सकता, तो वह हमारा टर्बाइन फ्लो मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज 2। जो इफेक्ट क्या होगा हमारा टेम्परेचर हमारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का अगर इंक्रीज हो जाता है, या अगर हमारा कंडक्टर है सस्पेंडेड, ठीक है, अगर हमारा कंडक्टर है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो हमारे क्या होगा कि जो स्ट्रेस है इसका डिक्रीज हो जाएगा, इसके कारण सैग भी बढ़ता है, ठीक है, और उसकी लेंथ वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। सैग के कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण ये हमारा जो मेटल रहता है, ठीक है, जो कंडक्टर रहता है इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है और उसका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है। और इसका जो उल्टा है, अगर हमारा टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है विंटर्स में तो ये हमारी इसके रिवर्स केस हो जाती है, इसकी लेंथ वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, और स्ट्रेस हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखते हैं भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम वो क्या रहता है हमारा फीडबैक सिग्नल बाय एक्चुएटिंग सिग्नल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए मैं समझा देता हूँ, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज डिफाइंड बाय, ये होगा क्या, जो हमारा फीडबैक सिग्नल है इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इस एक्चुएटिंग सिग्नल को तो हमारा ओपन लूप विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमारा ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दैट मीन्स क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फीडबैक सिग्नल, ये हो रहा है हमारा फीडबैक सिग्नल, इस एलिमेंट से आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्चुएटिंग सिग्नल्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज अ 3/029, द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन द केबल इज। एक स्टैंडर्ड कंडक्टर है कंडक्टर केबल है जो एक्सप्रेस किया गया इस वैल्यू से 3/0.029। अब ये 3/0.029 हमें क्या वैल्यू दर्शाता है, ये जो 3 है हमारे, ये हमारा नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है।
देखते भी हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये 0.029 जो हमारे स्टैंडर्ड वायर गेज है, ठीक है, गेज ऑफ इंडिविजुअल वायर है, ठीक है, ये हमारा गेज ऑफ इंडिविजुअल वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ जर्मेनियम आइटम है, जर्मेनियम जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? तो ऑब्वियसली बात है सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये 4 आते हैं, तभी तो जाके वो सेमीकंडक्टर आता है गाइस, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 32, और यहाँ पे हमारे 4 जो है 1 2 3 4 ये हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे, एक तो कंडक्शन करने के लिए या फिर एज ए इंसुलेटर करके वर्क करने के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कितने वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या फिर एक्सेप्ट करता है। ये हो गया हमारा जर्मेनियम। What will be the magnetomotive force in a coil having a 250 turns and a carrying current of 10 amperes? ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या हो जाएगा? MMF, ठीक है, जिसका यूनिट क्या रहता है? एम्पियर टर्न्स, ठीक है, सिंपल है। इस फॉर्मूला से आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हो। एम्पियर कितना है? 10, टर्न्स कितना है? 250, 2500 एम्पियर टर्न, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन यूनिटी? इसमें से कौन सा पावर सिस्टम का फैक्टर है, ठीक है, जनरेशन फैक्टर है, वो ऑलवेज ग्रेटर दैन यूनिटी रहता है। मैंने काफ़ी बार आपको समझा दिया है। हाँ, ये हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर का। इस डाइवर्सिटी फैक्टर को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। क्योंकि होता क्या है कि ये डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर दैन 1 होने का कारण यही है कि हमारी जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड रहती है ये ऑलवेज ग्रेटर रहती है मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जो हमारे पास इंडिविजुअल हाउसेज रहते हैं इसकी जो सम करते हैं ये हमेशा ज़्यादा रहती है मैक्सिमम डिमांड जो सिस्टम पे आते हैं। इसलिए न्यूमरेटर की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर है ऑलवेज डिनोमिनेटर से, तो हमारा जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 आएगा, ठीक है। हालांकि उसकी जो बाकी के फैक्टर से लोड फैक्टर इसमें वगैरह ऐसी कंडीशन नहीं रहती है। In case of a copper atom, the atomic weight is 64 and the atomic number is 29, ठीक है। अगर हमारे पास कॉपर आइटम है जिसका एटॉमिक वेट है 64 और एटॉमिक नंबर है 29, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे कॉपर में, वो हमें पूछा गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 64 माइनस 29 विच इज़ 35, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा द आइटम ऑफ एनी एलिमेंट हैव अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर के रहते हैं, ठीक है। इसका एटॉमिक वेट 64 था, एटॉमिक नंबर 29 था, तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पूछे गए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कॉर्डिंग एंगल फॉर eliminating fifth harmonic from the phase EMF generated in the phase of a 3-phase alternator। हमें कॉर्डिंग एंगल का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। अगर हमारे पास फिफ्थ हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है जो हमारा EMF जनरेट हो रहा है, इसमें अगर हमारा 5th नंबर का हार्मोनिक प्रेजेंट हो रहा है तो हम लोग कॉर्डिंग एंगल क्या रहेगा, जो फुल पिच का रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 1/5। जो भी हमारा हार्मोनिक एलिमिनेट करना है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हमारा 1/5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज देन द आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, इंपॉर्टेंट है, आप 100 हर्ट्ज मार्क करके मत आना, ये गलत हो जाएगा। अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी ब्रिज रेक्टिफायर की 100 हर्ट्ज आती है, ठीक है, तो हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ एफ रहेगी, दैट मीन्स 200 हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2 × 100 हर्ट्ज। तो ये सिर्फ हमारे सेंटर टैप और ब्रिज में, सेंटर टैप और ब्रिज में होता है। हालांकि जो हमारा हाफ वेव रहता है, ठीक है, इसमें ये वैल्यू नहीं रहती। अगर आप ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे अगर आपके पास ब्रिज आता है या फिर हाफ वेव आता है, इसमें आप ध्यान में रखिएगा आपको कौन सा पूछा गया। ब्रिज और सेंटर टैप के लिए ट्वाइस एफ रहता है और हाफ वेव के लिए ओनली एफ। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ब्रिज रहता था तो 100 हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर आता था, बट यहाँ पे ब्रिज है तो हमारे पास में ट्वाइस एफ हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइनोसॉइडल सिग्नल इज 50 हर्ट्ज। एक फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल सिग्नल की 50 हर्ट्ज, तो हमें पीरियड पूछा गया है सिग्नल का। सिंपल है गाइस, ठीक है। ये अगर हमारे पास में टाइमिंग गिवन है तो पीरियड कितना हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ये अगर हमारे पास में फ्रीक्वेंसी गिवन है एफ का वैल्यू, तो 1/f का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 1/50, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है 20 मिली सेकेंड्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Which of the following is a part not located inside the cathode ray tube of a CRO? CRO के अंदर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें से कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं रहता है? इलेक्ट्रॉन गन, टाइम बेस्ड जनरेटर, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट या फिर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो ध्यान में रखिएगा टाइम बेस्ड जनरेटर जो है ये हमारा इंक्लूड नहीं रहता है हमारे CRO ट्यूब के अंदर। हालांकि इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है।
वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट भी है हमारे पास और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, बट टाइम वेव जनरेटर इज एक्सटर्नल पार्ट नॉट लोकेटेड इनसाइड अ कैथोड रे ट्यूब। ये जो हमारा हो गया कैथोड रे ट्यूब है, इसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो कोएफिशिएंट ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट सर्किटेड लाइन इज, कोएफिशिएंट ऑफ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट सर्किटेड लाइन क्या आ जाएगा, ये -1, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये क्यों होता है गाइस, क्योंकि लाइन जो है ये एब्सॉर्ब करती है पावर को। शॉर्ट सर्किटेड लाइन क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है पावर देन कंपेयर टू एनी अदर लाइन्स, तो इसीलिए इसका जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो जाएगा वो हमारा नेगेटिव रहेगा, ठीक है, -1। और अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड लाइन है और अगर आपको यहाँ पे ओपन सर्किटेड लाइन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस साल, तो वो हो जाएगा हमारा 1। एक ओपन सर्किटेड लाइन में क्या रहता है, इनफाइनाइट आउटपुट इम्पिडेंस रहता है, इनफाइनाइट आउटपुट इम्पिडेंस रहता है, इसी के कारण हमारा इसका वैल्यू 1 रहता है। और अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किटेड है तो शॉर्ट सर्किटेड लाइन आपको पता होगा काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रॉ करती है, एब्सॉर्ब करती है, उसी के कारण उसका जो रिफ्लेक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज, वो हमारा नेगेटिव रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप यहाँ पे अभी तक आप नोटिस कर पा रहे होंगे, काफ़ी यूनिक से क्वेश्चन है, ठीक है, इस पेपर में पूछे गए थे, इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना होगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ अ बंडल कंडक्टर। जो बंडल कंडक्टर रहते हैं हमारे पास में, इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, वैलिड एडवांटेज नहीं है, रिड्यूस रिएक्टेंस, रिड्यूस वोल्टेज ग्रेडियंस, रिड्यूस कोरोना लॉस या फिर इंक्रीज्ड रिएक्टेंस। तो इंक्रीज रिएक्टेंस ये हमारा वैलिड एडवांटेज नहीं है, क्योंकि हमारा एक ड्रॉबैक है गाइस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हालांकि इससे कोरोना लॉस भी हमारा रिड्यूस होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट भी रिड्यूस होता है और रिएक्टेंस भी हमारा इसमें से रिड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का आंसर है, आना चाहिए अपने। यूएसए में पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 60 हर्ट्ज आती है। इंडिया में कितना आता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और अगर आपको ये जानना होगा कि इंडिया में हमारे 50 हर्ट्ज का ही फ्रीक्वेंसी क्यों आता है गाइस, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक सेशन हमारे चैनल पे अपलोड करके रखा है। और अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पर्टिकुलरली उसके लिंक डाल दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप हमें मेंशन करके बताइए कि हमें ये सेशन चाहिए करके, मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपके कमेंट में पर्सनली आपको रिप्लाई करा दूंगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एक नॉर्टन सर्किट है हमारे पास में जिसका करंट है 10 एम्पियर्स का, और हमारे पास में इसका रेजिस्टेंस है 15 ओम्स का, और जो हमारा कनेक्ट किया गया है 5 ओम्स के एक लोड को, ठीक है। अब आपको ये रिप्रेजेंट करते हुए आना चाहिए कि नॉर्टन सर्किट में क्या रहता है, एक हमारा करंट सोर्स रहता है जिसके पैरेलल में हमारा एक रेजिस्टेंस रहता है। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट, एक हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट इतना हो गया, और ये हो गया हमारा ये लोड साइड, ठीक है। अब हमें बताइए, इसमें से करंट निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है। ये अगर 10 एम्पियर है, इसमें से करंट फ्लो रहा है। अगर हमें यहाँ पे पूछा गया करंट इन द 5 ओम्स रेजिस्टेंस, अगर इसमें से I2 करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो I2 आप किस तरीके से निकाल पाएंगे, टोटल करंट कितना है 10 एम्पियर्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस लोगे 15 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20, 1 जा 2 जा, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 7.5 एम्पियर्स, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हालांकि आप काफ़ी आसानी से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं बिना इसको पेन पेपर उठाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 है, ये इसमें से इसका करंट कम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है हमारा कम है, तो इसलिए इसका देखिए आप डिवाइड भी करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों भी 5 के रहते थे तो दोनों इसमें से करंट 5 एम्पियर जाता था, और यहाँ पे अगर हमारा 5 ओम्स का हो रहा है, ठीक है, तो इसमें प्लस 2.5 करंट और ऐड जोड़ दो, ठीक है, 7.5 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। The cross-sectional area of a burden tube is not a bundled conductor. The cross-sectional area of a burden tube is, burden tube जो रहता है हमारा जो गेज है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरीके से रहता है। तो ये देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो वो हमारा इलिप्टिकल रहता है गाइस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बर्डन ट्यूब गेज जो है इसका जो क्रॉस सेक्शनल है ये कुछ इस तरीके से, जो एरिया जो है हमने मेंशन करके रखा है ये हमारा कुछ इलिप्टिकल रहता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया, प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो हमारा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के रिलेटेड इसमें से कौन सी प्रोसेस करेक्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव किए जाते हैं एटम से इसी प्रोसेस में, आयनाइजेशन में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का फिर करेक्ट आंसर आ जाएगा।
Next question is question number 37. What will be the current in a 80 ohms resistance if it is connected to a supply of 220 volts? करंट क्या आ जाएगा अगर 80 ohms का रेजिस्टेंस का अगर हमने 220 वोल्ट के सप्लाई में कनेक्ट करेंगे? सिंपल है, 220 डिवाइडेड बाय 80, यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 11, ठीक है। 11/4 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? 2 पॉइंट, देखिए 1/4 को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? 0.25, ठीक है। 11/4 को हम लोग को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। 2 3/4, करेक्ट। 2 2 जा, ठीक है, 4 × 2 8 हो जाएगा, प्लस 3 विल बी 11, ठीक है। 2 + 3/4 मैंने आपको बताया था 2 प्लस, या फिर आप हालांकि इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल अप्रोच बेहतर। 3/4 का वैल्यू कितना था? 0.75, ठीक है। 2 + 0.75 2.75 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये भी टेक्निकली मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का सेशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड करा दिया, वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा इस तो जाके देखिएगा। जिन स्टूडेंट्स का वो मिस हो चुका होगा, काफ़ी सारे बेसिक्स अप्रोचेस मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन में आपका टाइम किस तरीके से बचा सकते हैं, स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। Next question is question number 38. In a small flat, there is a 5 light points and 2 fan points. How many sub circuits are required for that flat? अगर हमारा एक स्मॉल फ्लैट है जिसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स है और 2 फैन पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास में कितने सब सर्किट की रिक्वायरमेंट रहेगी? तो ध्यान में रखिएगा एक ही सब सर्किट की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखिए एक सब सर्किट का जो मैक्सिमम वैटेज होता है वो हमारा 800 वाट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फैंस कितने हैं? 10 फैंस है अलाउड किए जाते हैं, ठीक है। एक इसमें लाइट, एक फ़ैन और 5 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट हम लोग इसको कंसिडर करेंगे एज अ सब सर्किट करके, ठीक है। और अगर हमारे पास में एक हमारा पावर सब सर्किट पूछा गया था, तो हमारे इसमें जो मैक्सिमम वैटेज रहता है 3000 वाट रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की। और अगर हमारे पास में 5 लाइट पॉइंट और 2 फैन पॉइंट्स है, तो हम लोग एक सब सर्किट के अंदर इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यूज़ भी पता है लाइट की और फैन की, तो ये हमारा 800 वाट के बियॉन्ड नहीं जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. For a specific wiring in a building, a full load current is a 10 amperes. What will be the maximum permissible leakage current? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमारे पास में फुल लोड करंट है 10 एम्पियर्स का। इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन लेंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 या 44 है आई गेस, ठीक है। उसमें ये इसका फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा इसलिए, ठीक है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको काम में आएगा। फुल लोड करंट हमारे पास में 10 एम्पियर्स, तो हमारे पास में परमिसिबल लीकेज करंट का एक डेफिनेशन रहता है कि आई रूल्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, अगर आपने देखे होंगे हमारे चैनल पे जो मैंने प्रेजेंट करके रखे हैं, आई रूल्स नंबर 48 हमें बताता है कि जो लीकेज करंट रहता है हमारे सर्किट का, वो हमारा एक्सेड नहीं होना चाहिए 0.02%, या फिर इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1/5000th टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। ये हमारा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखिएगा 0.02% या फिर हमारा 1/5000th ऑफ फुल लोड करंट, ये एक्सेड नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आई रूल, दैट मीन्स इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 का रूल नंबर 48 हमें बताता है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? परमिसिबल लीकेज करंट। तो फुल लोड करंट कितना है हमारे पास में? 10 एम्पियर्स मल्टीप्लाइड बाय हम लोग 1/5000 करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 1/500 हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फिर? 0.02 एम्पियर ये हो जाएगा हमारा परमिसिबल लीकेज करंट। इसके बियॉन्ड हमारा लीकेज करंट नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमें बताता है रूल नंबर 48, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसुलेटर मटेरियल फॉर ओवरहेड लाइन्स? इसमें से कौन सा कॉमनली यूज किया गया इंसुलेटर मटेरियल है ओवरहेड लाइन के लिए? तो वो रहता है हमारा पोर्सिलिन। यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से इंसुलेटर्स देखोगे, दिस नथिंग बट पोर्सिलिन इंसुलेटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। तो ये थे गाइस कुछ 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। इसके बाद हम लोग, आप चाहते हो एक ही सेशन में 80 क्वेश्चन कवर कराओ तो आप ऐसा बताइए, या फिर हम लोग 2 पार्ट में तो ऑलरेडी लेने ही वाले, ठीक है। जो हमारे 120 क्वेश्चन है टेक्निकल के, 40 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब जो ये रिमेनिंग 80 क्वेश्चन है आपको एक सेशन के अंदर चाहिए, या फिर अगर आपको 2 सेशन के अंदर, या ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको सेशन को प्रेजेंट कर देंगे। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में आएगा गाइस। जो मैंने आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जो हमारा आज ही सेशन अपलोड हो चुका है, वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो रिसेंट सेशन है इसके लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके रखे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।